हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से कंडक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो उनके जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं रहते हैं मूव करने के लिए, है ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करना है या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट तभी कंडक्ट करता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आपका आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो अपने आयंस में नहीं डिसोसिएट हुआ रहता है, ठीक है। उसके आयंस फ्री नहीं रहते हैं, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बट वही अगर आयनिक कंपाउंड को आप मोल्टन स्टेट में ले आइए, मोल्टन स्टेट का मतलब कि वो क्या करे, वो मेल्ट हो जाए, उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, ठीक है। तो ये मोल्टन स्टेट में जब आप उसको लेके आओगे तो आयनिक कंपाउंड्स के क्या होंगे? आयनिक कंपाउंड्स के आयन डिसोसिएट हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड के आयन, ठीक है। तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और जब अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो हमें फ्री आयंस मिल जाते हैं और फ्री आयंस मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगते हैं? कंडक्ट करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं तो वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, और जब वो मोल्टन स्टेट में रहते हैं या एक्वा सॉल्यूशन में आप उनका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो तब उनके आयंस क्या होते हैं? तब उनके आयंस वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगते हैं? कंडक्ट करने लगते हैं। क्योंकि जब आप वो फ्यूज्ड स्टेट में मीन्स मोल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में रहेंगे तो वो आयंस में टूटेंगे और आयंस क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगेंगे? कंडक्ट करने लगेंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि जैसे मान लीजिए जो इनर एस ऑर्बिटल है, जो एन एस इलेक्ट्रॉन पेयर है। एन एस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, मान लीजिए जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक से मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लीजिए तो मान लीजिए दिया हुआ है NS2 की जगह चलिए हम ये कर देते हैं, मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 कर देती हूँ, ठीक है। मैं मान लो कह देती हूँ 3S2, 1 सेकेंड, हाँ मान लो मैंने कह दिया 3S2 और 3P मान लो 4 कर दिया, ठीक है, 3P4। तो यहाँ पे अगर जब क्या होता है, जैसे कि जिन एलिमेंट्स के पास ऐसे मतलब S और P दोनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट शेल में S और P दोनों सब शेल आपके इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एलिमेंट्स दो तरीके वैलेंसी शो करते हैं। मीन्स दो नहीं, आप कह सकते हो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी कैसे? कब? जब जैसे मान लो जब सिर्फ P सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? लोअर वैलेंसी होगी। और जब S और P दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे उनकी जो वैलेंसी होगी वो हायर वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ रीज़न की वजह से, अभी हम वो रीज़न पढ़ेंगे, कुछ रीज़न की वजह से जो इनर S ऑर्बिटल होता है, ये जो इनर S ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि Na जो आपके S और सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाए? वो पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। तो ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि किसी रीजन की वजह से जो इनर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्यों होता है अभी मैं इसका रीज़न समझा रही हूँ, पहले बस इतना समझिए। मैंने क्या बताया? मैंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट है और उसका मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैंने क्या कहा? मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? मान लो NS2 हो और NP4 हो, ठीक है। NS2 हो और NP4 हो। N क्यों लिख दिया? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो NS2 और NP4 हो। तो मैंने ये कहा कि जब सिर्फ P सब शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? वो लोअर वैलेंसी होगी। और जब S और P दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सी वैलेंसी शो करेगा? हाइयर वैलेंसी शो करेगा। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ P
सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और p सब शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट हो गए, कुछ ही एलिमेंट ऐसा शो करते हैं जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट हुए, ठीक है, उनकी वैलेंसी वहाँ पे क्या होगी, लोअर वैलेंसी होगी। और जब s और p दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। अब किसी रीजन की वजह से, वो रीज़न अभी मैं समझा रही हूँ, बस ये जान लें, किसी रीज़न की वजह से जो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, मीन्स वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए, ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इफेक्ट ग्रुप 13, 14 और 15, जो ग्रुप 13 है, 14 है और 15 है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन है, ठीक है, ग्रुप 13 आपका हो गया, समझ लीजिए कि बोरोन वाला, ठीक है, ग्रुप 14 आपका कार्बन और ग्रुप 15 हो गया आपका नाइट्रोजन वाला। तो ग्रुप 13, 14 और 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, ये इफेक्ट शो करते हैं। अब ऐसे समझिए कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हायर वैलेंसी शो करते हैं, कब, जब s और p दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और लोअर वैलेंसी शो करेंगे जब सिर्फ p सब शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये जान लीजिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, कि आपका जो इनर s ऑर्बिटल है, इनर s सब शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रेस्ट्रिक्टेड हो जाए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए, रेस्ट्रिक्ट कर हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इफेक्ट कौन शो करता है, ये इफेक्ट शो करते हैं ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 आपका बोरोन फैमिली, मीन्स बोरोन वाला जो ग्रुप है, ग्रुप 14 जो आपका कार्बन वाला ग्रुप है, और ग्रुप 15 जो आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो हायर वैलेंसी शो करते हैं जब एस और पी दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और लोअर वैलेंसी शो करते हैं जब सिर्फ पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। रीज़न क्या है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो क्यों रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं, ns इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे मान लो कोई आप लिखिए, जैसे मान लो 4s वाला आप ले लीजिए, 4s2 ले लीजिए, और 4p आप 4 या 5 कुछ ले लीजिए, 4p4 या 4p5 कुछ भी ले लीजिए, और अंदर का जो आपका होगा 3d मान लीजिए, 3d आपका सब शेल होगा, ठीक है। तो अब जो ये 4s वाले की जो साइज़ होती है, 4s वाले की साइज़ वो लगभग 3d के बराबर होगी, ठीक है। देखो आपका लिखा हुआ है कि द साइज़ ऑफ, आप कह सकते हो ऐसे समझो, साइज़ नहीं, एनर्जी, तो 4s की जो एनर्जी होगी वो लगभग 3d के बराबर है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है कि जो एनर्जी है ns ऑर्बिटल की वो लगभग किसके बराबर होती है, n-1d सब शेल के एनर्जी के बराबर होती है, n-1d। तो ns आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ns क्या है, n क्या है, n आपका होता है जो आउटर मोस्ट सब शेल, ये देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, जो सबसे बाहर वाला सब शेल होता है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो आगे ये नंबर लगा रहता है उसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और n-1d, देखो 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3d आ जाएगा ना, तो वही मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो होता क्या है कि जो ns ऑर्बिटल होता है उसका जो एनर्जी होता है वो लगभग n-1d सब शेल की एनर्जी के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो n-1d सब शेल में क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। और जब n-1d सब शेल में पेनिट्रेट कर जाएंगे वो, तो वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, और जब बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे तो हम कहेंगे कि आपका वहाँ पे क्या हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट वो शो कर रहा है। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जैसे कि मान लीजिए जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अनअवेलेबल होते हैं। क्यों अनअवेलेबल होते हैं, देखिए हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है, s सब शेल होता है, वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के नज़दीक। तो न्यूक्लियस के साथ इस न्यूक्लियस और s सब शेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कुछ भी होगा तो अदर सब शेल के कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, अदर सब शेल के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। और होता क्या है कि जो ns इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जो ns सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो लगभग n-1d सब शेल के बराबर, ठीक है। तो ns इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगभग n-1d
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n-1d सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बराबर होती हैं, ठीक है। और जब उनके बराबर होंगी तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो ns सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n-1d सबशेल में क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, घुस जाते हैं। और जब उसमें पेनिट्रेट कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो आपके वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। इस वजह से सिर्फ p इलेक्ट्रॉन्स वाले आपके क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और s जो ns ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं बॉन्डिंग के लिए। और इस ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब बॉर्न हैबर साइकिल के जो एक्सप्लेनेशन होगी वो नेक्स्ट टर्न पे।